हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ सेट पेपर मैथमेटिकल साइंस को सॉल्व करेंगे। ये आपकी प्रिपरेशन के लिए हेल्प करेगा। 2 घंटे का ये पेपर था जिसमें 100 क्वेश्चन थे और 200 मार्क्स मैक्सिमम स्कोर था। यहाँ पर 2 सेक्शन थे। एक सेक्शन कंपलसरी था, 60 क्वेश्चन कंपलसरी थे और 40 क्वेश्चन मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स में ऑप्शनल थे। आप कोई भी ग्रुप का 40 क्वेश्चन चूज़ कर सकते थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है चूज़ द फॉल्स ऑप्शन चूज़ करना है। द सेट ऑफ ऑल m क्रॉस n मैट्रिसेस विद रेशनल एलिमेंट्स इज़ नॉट अ वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड ऑफ रियल नंबर। बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है ये। ओवर रियल नंबर ये फील्ड ऑफ रियल नंबर ये वेक्टर स्पेस नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर कहा है नॉट अ वेक्टर स्पेस, तो यस ये स्टेटमेंट ट्रू है। हमें फॉल्स स्टेटमेंट ढूंढना है। द सेट, इस टाइप का जो सेट है, इज़ अ सब स्पेस ऑफ R3 R। तो ये स्टेटमेंट जो सेकेंड है ये ट्रू नहीं है, ये एक्चुअली सब स्पेस नहीं है, ये स्टेटमेंट फॉल्स है क्योंकि इसमें ओरिजिन ही नहीं रहेगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट पे आते हैं। द वेक्टर्स 2 0 0 0 2 0 एंड 0 0 2 आर लीनियरली इंडिपेंडेंट इन R3 और R। तो यस ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है। आप इसका डिटरमिनेंट निकाल सकते हैं इन तीनों वेक्टर से बने मैट्रिक्स का और वो नॉन जीरो आएगा, इनफैक्ट 8 आएगा। तो ये लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर हैं तीनों, तो ये ट्रू स्टेटमेंट है। लास्ट है लीनियर स्पान ऑफ सबसेट ऑफ वेक्टर स्पेस नीड नॉट बी अ सब स्पेस। लीनियर स्पान अगर हम किसी भी सबसेट का लेंगे तो वेक्टर स्पेस का सब स्पेस हमेशा बनाएगा, लेकिन यहाँ पर कह रहा है लीनियर स्पान ऑफ सबसेट ऑफ अ वेक्टर स्पेस नीड नॉट बी अ सब स्पेस। जबकि होता क्या है, लीनियर स्पान हमेशा सब स्पेस बनाता है। तो ये भी जो स्टेटमेंट है ये फॉल्स है। तो एक्चुअली हमें फर्स्ट क्वेश्चन में 2 फॉल्स स्टेटमेंट मिल रहे हैं। तो ऑप्शन बी भी करेक्ट हो सकता है, ऑप्शन डी भी करेक्ट हो सकता है। तो मे बी ये क्वेश्चन डिलीट किया गया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है एन n क्रॉस n मैट्रिक्स A इज़ इन्वर्टिबल इफ़ एंड ओनली इफ़ द करस्पॉन्डिंग लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन T इज़ नॉन सिंगुलर। ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। कोई मैट्रिक्स A इन्वर्टिबल तभी होगी जब उसके करस्पॉन्डिंग लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नॉन सिंगुलर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सपोज X नॉर्म इज़ अ नॉर्म लीनियर स्पेस व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ट्रू। हमें ट्रू स्टेटमेंट ढूंढना है यहाँ पर। तो हमें पता है कि नॉर्म लीनियर स्पेस में X हमेशा वेक्टर स्पेस होता है और जो नॉर्म फंक्शन रहता है वो वेक्टर स्पेस X से रियल वैल्यूड फंक्शन रहता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। X इज़ वेक्टर स्पेस एंड नॉर्म इज़ अ रियल वैल्यूड फंक्शन ऑन X। नेक्स्ट क्वेश्चन में द सीरीज दिस, यहाँ पर ये अल्टरनेटिंग सीरीज़ है और यहाँ पर जो ब्रैकेट के अंदर दिया है 1 + 1/n² दिया हुआ है। तो लेबनीज़ टेस्ट से हम इसको चेक कर सकते हैं कि ये लेबनीज़ टेस्ट फॉर अल्टरनेटिंग सीरीज़ से हम चेक कर सकते हैं कि ये जो सीरीज़ है ये एक्चुअली कन्वर्जेंट है, लेकिन ये एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज़ नहीं है। लेकिन ये एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट नहीं है। अगर हम 1/n से कंपेयर करेंगे इसका, तो कंपैरिजन करने पर ये जो सीरीज़ है ये डाइवर्जेंट हो जाएगी। अगर हम एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट की बात करें तो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट नहीं है, लेकिन लेबनीज़ टेस्ट से आप चेक कर सकते हैं कि ये कन्वर्जेंट है और ऐसी सीरीज़ को हम बोलते हैं कंडीशनली कन्वर्जेंट। तो ये सीरीज़ कंडीशनली कन्वर्जेंट है लेकिन एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट नहीं है। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में T लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है B2 to B3 जो इस तरीके से डिफाइन है। यहाँ पर B1 और B2 स्टैंडर्ड बेसिस है। ओके, देन मैट्रिक्स ऑफ T रिलेटिव टू B1 एंड B2 क्या होगा ये हमें फाइंड आउट करना है। तो स्टैंडर्ड बेसिस यहाँ पर एक्चुअली B2 B3 नहीं दिया हुआ है,
अगर हम यहाँ पर जनरल वेक्टर स्पेस लेंगे तो प्रॉब्लम होगी, हम B2 को R2 ले लेते हैं और B3 को R3 ले रहे हैं वेक्टर स्पेस, तब हम इसको निकाल सकते हैं। तो उस केस में स्टैंडर्ड बेसिस हो जाती है E1 इक्वल टू 1 0 और E2 इक्वल टू हो जाती है 0,1। तो अगर हम T ऑफ E1 की वैल्यू लिखेंगे तो ये हो जाएगा कोफिशिएंट जो इसका मिलेगा, ये मिलेगा 1 F1 प्लस 2 F2 प्लस 0 F3 मिल जाएगा। और T ऑफ अगर हम E2 लेंगे तो ये हो जाएगा 1 F1 प्लस -1 F2 और प्लस 7 F3 मिल जाएगा। इसलिए जो उसका रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा मैट्रिक्स फॉर्म में ऑपरेटर T का, वो हो जाएगा 1, जो फर्स्ट E1 T ऑफ E1 की जो कोफिशिएंट है वो फर्स्ट कॉलम में यानी 1 2 0, और जो T ऑफ E2 के कोफिशिएंट है स्केलर्स हैं वो सेकेंड कॉलम में यानी कि 1 -1 और 7। तो ये मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा 3x2 मैट्रिक्स। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अगर हम फर्स्ट को इंटीग्रेट करेंगे तो इसको इंटीग्रेट करने पर मिल जाएगा हमें -1/x-1, और लोअर लिमिट अपर लिमिट रखेंगे तो अपर लिमिट रखने पर ये हो जाएगा माइनस साइन हम बाहर ले लें तो 1/-1 हो जाएगा, और माइनस इन्फिनिटी रखेंगे तो ये टर्म 0 हो जाएगा, अल्टीमेटली 1 हो जाएगा, फाइनाइट हो रहा है। तो ये जो फर्स्ट इंटीग्रल है ये कन्वर्जेंट हो जाएगा। सेकेंड अगर हम देखेंगे तो सेकेंड जो इंटीग्रल है इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये -e⁻−x हो जाएगा, और इसकी अपर लिमिट और लोअर लिमिट रखेंगे तो अपर लिमिट में तो ये वैल्यू 0 हो जाएगा, लेकिन लोअर लिमिट रखेंगे x से टेंस टू -∞ तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये जो है टेंड कर जाएगा -∞ को। सॉरी, ये -x है और यहाँ पर x की जो लिमिट है, x की जो वैल्यू है -∞ सब्स्टिट्यूट करना है, तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो e⁻∞ आपका देगा e⁻∞ टाइप का देगा, और ये आपका क्या हो जाएगा, टेंड करेगा इन्फिनिटी को। इसलिए ये जो ऑप्शन बी है, जो बी इंटीग्रल है वो डाइवर्जेंट हो जाएगा। ऐसे ही आप इंटीग्रल सी को चेक कर सकते हैं, इंटीग्रल सी भी एक्चुअली डाइवर्जेंट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कितना हो जाएगा, ये इंटीग्रल 1 to ∞ और 3 × x⁻, ये हाफ हो जाएगा, और इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा 3 आपका बाहर हो गया, और x⁻, 3/2 हो जाएगा, और जब हम लिमिट लेंगे तो ये टेंड करेगा +∞ को, तो इसलिए सी इंटीग्रल भी डाइवर्जेंट हो जाएगा। तो ओनली फर्स्ट इंटीग्रल ए यहाँ पर कन्वर्जेंट है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फॉर द फंक्शन f डिफाइंड फ्रॉम R2 to R डिफाइंड बाय दिस विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू। हमें ट्रू स्टेटमेंट देखना है। ये एक्चुअली मल्टी वेरिएबल कैलकुलस में ये एक स्टैंडर्ड एग्जाम्पल होता है, जिसमें हम बताते हैं कि कोई फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं भी होगा तब भी वो पार्शियली डिफरेंशिएबल हो सकता है, और उसके दोनों डेरिवेटिव पार्शियली इक्वल हो सकते हैं। तो ये बहुत आसान है कि देखना ये कि ये कंटिन्यूअस नहीं है। जब आपका 0 0 पर फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होगा तो फंक्शन डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा। और कंटिन्यूअस कैसे नहीं है, f(0) अगर हम देखें f(0) 0 तो ये कितना हो जाएगा, बाय डेफिनेशन 1 हो जाएगा, सॉरी ये 0 हो जाएगा, क्योंकि x = 0 है, x = 0 है तो ये y की वैल्यू दे देगा, और y की वैल्यू यहाँ पर क्या है, 0 है। तो चाहे फर्स्ट से करिए चाहे सेकेंड से करिए, यहाँ पर x = 0 है, y = 0 है, तो यहाँ पर f(0) 0 की वैल्यू 0 हो जाएगी। लेकिन अगर हम कोई भी पाथ चूज़ करें ओरिजिन पर पहुँचने का, एक्सेप्ट एक्सेस, अगर हम यहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल ले रहे हैं पाथ, ये
y इक्वल टू x लाइन ले रहे हैं, इस पाथ के अकॉर्डिंग अगर हम जाएंगे तो x टेंड टू 0 f ऑफ x अगर हम इसको लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, f ऑफ x की वैल्यू कितना हो जाएगी, ये लास्ट जो डेफिनीशन है उससे आएगा, क्योंकि यहाँ पर ना तो x 0 है ना ही x 0 नहीं है, क्योंकि हम एक्सेस के अलॉन्ग नहीं जा रहे हैं, तो ये जो वैल्यू है ये ऑलवेज 1 हो जाएगी। और कंटिन्यूटी के लिए हर एक पाथ के अलॉन्ग हमें 0 ही वैल्यू मिलना चाहिए, तो ये डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा और कंटिन्यूअस नहीं है इसलिए डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा। और ये इसका पार्शियल डेरिवेटिव कैसे एग्जिस्ट करेगा और 1 हो जाएगा, एक मैं आपको बता रहा हूँ, f(x) 0 0 बाई डेफिनीशन ये कितना हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ h, 0 माइनस f ऑफ 0 0 डिवाइडेड बाई h, और f ऑफ h 0 क्योंकि यहाँ पर y 0 है और यहाँ पर भी y 0 है, तो बाय डेफिनीशन ये कितना हो जाएगा, दोनों की वैल्यू जब y 0 है तो x के बराबर हो जाएगा, तो यहाँ पर x h है और यहाँ पर x 0 है, तो ये कितना हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 h माइनस 0 बाई h, और ये वैल्यू कितना हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ऐसे हम पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y भी कैलकुलेट कर सकते हैं और वो भी 1 आएगी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा कि पार्शियल डेरिवेटिव्स की वैल्यू 1 है और फंक्शन नॉट कंटिन्यूअस है और नॉट डिफरेंशिएबल है, इसलिए तीनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लिमिट ऑफ द सुपीरियर एंड द लिमिट ऑफ इन्फीरियर ऑफ द सीक्वेंस और सीक्वेंस an इज डिफाइंड बाई साइन n पाई बाई 3। तो अगर हम n को चेंज करेंगे तो साइन n पाई बाई 3 की जो वैल्यू है वो या तो √3/2 होगी और या तो क्या हो सकती है, -√3/2 हो सकती है, दो ही वैल्यू आएगी। और इसमें अपर लिमिट जो मैक्सिमम जो वैल्यू है वो √3/2 है और जो स्मॉलेस्ट लिमिट है वो है -√3/2, तो ये लिमिट सुपीरियर की वैल्यू हो जाएगी और -√3/2 लिमिट इन्फीरियर की वैल्यू हो जाएगी, और ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इंटीग्रल रिप्रेजेंट्स द रीमान सम। ये जो लिमिट के टर्म्स में दिया है वो किस इंटीग्रल को रिप्रेजेंट करता है उसे हमें समझना है। तो यहाँ पर अगर हम ऐसे आप समझिए इसको, 2 + 5 के यहाँ पर k इक्वल टू 1 to n तक चेंज हो रहा है और फिर लिमिट है n टेंस टू इन्फिनिटी। तो यहाँ पर अब 2 + 5k बाई n को आप वेरिएबल की तरह ट्रीट करिए, x की तरह, और यहाँ पर चेंज क्या हो रहा है, k चेंज हो रहा है। तो इसको अगर हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, आप सोचिए इसको हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो यहाँ से आ जाएगा, डिफ्रेंशिएट करने पर देखिए ये आ जाएगा 5/n टाइप से आ जाएगा और ये dx की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है, dx की वैल्यू हो जाएगी। तो अल्टीमेटली ये जो समेसन है, देखिए समेसन चेंज हो जाएगा, समेसन चेंज हो जाएगा, log ये हो गया x हो गया और 5/n आप dx हो सकते हैं। अब आप लिमिट पे आइए, लिमिट क्या हो जाएगी, तो जब k इक्वल टू यहाँ पर 1 रखेंगे, k इक्वल टू 1 रखेंगे तो ये कितना वैल्यू हो जाएगी, 2 + 5/n हो जाएगी, और लिमिट फिर n की है n टेंस टू इन्फिनिटी, तो जैसे ही n टेंस टू इन्फिनिटी करेंगे तो ये लिमिट 2 को जाएगी, तो जो लोअर लिमिट है वो 2 हो जाएगी। अब ऐसे ही जब हम k इक्वल टू n करेंगे तो k इक्वल टू n करेंगे तो ये हो जाएगा 5n हो जाएगा और n कैंसिल हो जाएगा तो ये 7 हो जाएगा। अब लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी करेंगे तब भी ये 7 ही आएगा, तो अपर लिमिट हमारी 7 हो जाएगी। तो ये जो इंटीग्रल है हमारा इंटीग्रल ऑफ log x रिप्रेजेंट करेगा और लोअर लिमिट 2 रहेगी, अपर लिमिट 7 रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सबसेट्स ऑफ Rn आर इन फैक्ट लीनियर सब स्पेस ऑफ Rn। हमें देखना है कौन सा लीनियर सब स्पेस है। तो फर्स्ट ऑप्शन तो इनकरेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर ऐसे x लिया गया है जिनके सारे कोफिशिएंट पॉजिटिव हों, तो ये सिर्फ वेक्टर स्पेस नहीं बना सकता है। सेकेंड भी वेक्टर सब स्पेस नहीं बना सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम एक सेट लें A इक्वल टू
ले रहे हैं हम 0, 1 और x3। यहाँ पर आप देखेंगे x1 की वैल्यू 0 है और x2 की वैल्यू 1 है और x3 बिलोंग्स टू r। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर x1 0 है ऑलवेज और x2 क्या है ऑलवेज 1 है, तो दोनों का जो प्रोडक्ट है x1 इंटू x2 ऑलवेज 0 रहेगा, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगी। लेकिन यहाँ पर ये जो सेट A है ये सब स्पेस नहीं बनाएगा क्योंकि यहाँ पर ओरिजिन नहीं है, इसकी वजह से ये सब स्पेस नहीं बनाएगा, सिंपल। तो एक हमने यहाँ पर एग्जांपल दिया है कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है लेकिन ये सब स्पेस नहीं बना रहा है, तो इन जनरल ये कंडीशन इंश्योर नहीं करेगी कि कोई भी सेट सब स्पेस बना ले। तो ऑप्शन जो बी है वो भी, स्टेटमेंट बी है वो भी इनकरेक्ट है। नेक्स्ट स्टेटमेंट सी में कह रहा है कि जो फर्स्ट वेरिएबल है x1 वो 0 है और बाकी रिमेनिंग वेरिएबल ये क्या है आर्बिट्रेरी है, तो ये ऑप्शन स्टेटमेंट सी में ये एक्चुअली सब स्पेस बनाएगा, ये ट्रू है। ऑप्शन डी में भी दिया हुआ है कि जो सम ऑफ ऑल वेरिएबल्स ये 0 है, तो ये भी एक्चुअली एक सब स्पेस बनाता है, तो सी और डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही हो जाएगा कि स्टेटमेंट सी एंड डी बोथ आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, Which one of the following is not true for a set of real number R? A set may not have an infimum in R. True, अगर वो लोअर बाउंडेड नहीं है, बाउंडेड बिलो नहीं है, तो उसका इन्फीमम माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा और माइनस इन्फिनिटी R का एलिमेंट नहीं होता है। फिर इन्फीमम ऑफ सेट मे नॉट बिलोंग्स टू द सेट, अगेन ये भी स्टेटमेंट ट्रू है, इन्फीमम ज़रूरी नहीं है कि उस सेट का एलिमेंट हो। फिर नेक्स्ट में सुप्रीमम ऑफ बाउंडेड बिलो सेट ऑलवेज एग्जिस्ट, ये ज़रूरी नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर हम सेट S ले लें और इसमें एलिमेंट हम ले रहे हैं किस टाइप के, ऑब्वियसली सेट ऑफ नेचुरल नंबर ले लें, नेचुरल नंबर 1 2 3 4 ये ले रहे हैं सेट, तो ये लोअर बाउंडेड है, बाउंडेड बिलो है, 1 इसका लोअर बाउंड हो जाएगा, लेकिन ये इसका जो सुप्रीमम है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा R में, इसका सुप्रीमम प्लस इन्फिनिटी हो जाएगा जो R का एलिमेंट नहीं है। तो बाउंडेड बिलो है तो ज़रूरी नहीं कि सुप्रीमम एग्जिस्ट करे, यहाँ पर कह रहा है कि सुप्रीमम ऑफ बाउंडेड बिलो सेट ऑलवेज एग्जिस्ट इन R, तो ये जो स्टेटमेंट है ये फॉल्स हो जाएगा। सुप्रीमम एंड इन्फीमम ऑफ अ सेट मे बी इक्वल, ऑब्वियसली इक्वल हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम सेट कोई भी ले लें, सिंगल्टन सेट ले लें, 1 ले लें, तो इसका सुप्रीमम भी 1 है और इन्फीमम भी 1 है, तो इक्वल हो सकते हैं, तो ये भी ट्रू स्टेटमेंट है। ऑप्शन सी हमारा फॉल्स स्टेटमेंट है, इसलिए यही करेक्ट चॉइस हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, द वैल्यू ऑफ सी सेटिस्फाइंग द मीन वैल्यू थ्योरम फॉर द फंक्शन f(x) इक्वल टू e⁻⁻ ix ऑन द इंटरवल 0 to 2 पाई। पहले तो जो मीन वैल्यू थ्योरम है वो कॉम्प्लेक्स फंक्शन के लिए नहीं होती है, वो रियल फंक्शन के लिए होती है, इसलिए मीन वैल्यू थ्योरम कॉम्प्लेक्स फंक्शन के लिए सेटिस्फाई करे ये ज़रूरी नहीं है। यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो इंटरवल में f(0) इक्वल टू f(2 पाई) हो रहा है, ये सही है, लेकिन हमें ऐसा अगर हम डेरिवेटिव निकालें f'(x) निकालें तो ये कितना हो जाएगा i टाइम्स e⁻⁻ix हो जाएगा, और ये कभी भी 0 नहीं होगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 to 2 पाई। तो जो मीन वैल्यू थ्योरम है वो ज़रूरी नहीं है कि कॉम्प्लेक्स फंक्शन के लिए एग्जिस्ट करे। यहाँ पर f(0) और f(2 पाई) दोनों की वैल्यू 1 हो रही है, ठीक है। इंटरवल के एंड पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू 0 है, लेकिन डेरिवेटिव किसी भी पॉइंट पर 0 नहीं हो रहा है, तो कॉम्प्लेक्स फंक्शन के लिए मीन वैल्यू थ्योरम एप्लीकेबल नहीं होती है। यहाँ पर हमें ऐसा सी नहीं मिलेगा, एग्जिस्ट नहीं करेगा जो मीन वैल्यू थ्योरम को सेटिस्फाई करे। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।